हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जनवरी में सीए के एग्जाम्स में सीए फाउंडेशन में आपका पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉस। आई होप सो पेपर काफी अच्छा रहा होगा आपका। मुझे तो काफी खुशी है। वजह बहुत सिंपल है, एक एक चीज पढ़ाई हुई थी, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि कुछ भी इधर से उधर से बहुत कुछ टाइट पेपर डाला हो, नॉट एट ऑल। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं सारे सेक्शन करवा देता हूं, तो मैं नॉर्मली यही लेके चलता हूं कि बाहर से आएगा क्या, लेकिन कुछ भी ट्विस्ट अगर इंस्टीट्यूट ने करने की कोशिश करी हो तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल पेपर रहा। तो आइए एक बार डिस्कशन करते हैं इस पेपर की आपके साथ। देखिए, पहला प्रश्न एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कह लीजिए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कह लीजिए, एक प्रॉब्लम बेस्ड कह लीजिए। तो देखिए यहां लिखा है मिस्टर एस जिनकी उम्र है 58 इयर्स, ये सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं और 2 बरस के बाद इनका रिटायरमेंट ड्यू है। एक मिस्टर डी हैं, उन्होंने इनको एक प्रपोजल दिया है कि भाई साहब अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें, मतलब पहले ही नौकरी अगर छोड़ दें 2 साल पहले, तो मैं आपकी जगह पे अपॉइंट हो जाऊंगा और मैं आपको 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट वक्त से पहले नौकरी छोड़ दें। होता क्या है, पहले तो एस जो है मना कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मैथमेटिकल दिमाग लगाया कि 10 लाख मिल रहे हैं या नौकरी करके कितने मिलेंगे, तो उन्हें यह लगा कि भाई बढ़िया है 10 लाख ले लेते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, और उन्होंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आपसे पूछा गया क्या ये एक एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है। तो देखिए बड़ा साधारण सा जवाब हम देंगे, क्योंकि आप सारे जानते हैं सेक्शन 10 के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, या यूं कह लीजिए एसेंशियल्स पढ़ते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, उसमें से एक एसेंशियल पढ़ते हैं कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन है वो क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। ये एक वन ऑफ द एसेंशियल है जो सेक्शन 10 में पढ़ते हैं, और जिसका डिटेल हम जाके कहां पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 23। तो ये क्वेश्चन आपने जवाब देना था सेक्शन 10 रेड विद सेक्शन नंबर 23, जो कि कहता है कि कंप्लीटली क्या होना चाहिए, लॉफुल, कंप्लीटली लॉफुल होना चाहिए आपका क्या, ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन, O&C। तो यहीं पे हम सेक्शन 23 के अंदर पढ़ते हैं अगर कोई एग्रीमेंट क्या है, वो अगेंस्ट है पब्लिक पॉलिसी के, अगर एग्रीमेंट अगेंस्ट है पब्लिक पॉलिसी के, तो ऐसे एग्रीमेंट्स क्या होंगे, क्योंकि 23 में हम क्या पढ़ते हैं, होना कंप्लीटली लॉफुल चाहिए, लेकिन 23 कहता है कंप्लीटली अनलॉफुल कब होगा। तो एक वर्ड मैंने अटैच कर दिया, होना लॉफुल चाहिए सेक्शन 10 के मुताबिक, बट 23 क्या कहता है कि कंप्लीटली अनलॉफुल बन जाएगा अगर वो एग्रीमेंट किसके अगेंस्ट है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे एक एग्रीमेंट हुआ है टू प्रोक्यूर का मतलब खरीदना, पब्लिक ऑफिस का मतलब है एक नौकरी, जॉब। प्रोक्योर मींस खरीद रहे हैं आप, परचेज कर रहे हैं, पैसे देके नौकरी खरीद रहे हैं। तो यहां पे सिंपली एट द एंड ऑफ द कंक्लूजन क्या निकलेगा, द एग्रीमेंट इज इनवैलिड। तो इनवैलिड की वजह क्या हो गई, कंप्लीटली अनलॉफुल है, और ये सेक्शन 10 का आपका डिफॉल्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला कंपनीज एक्ट पे है। आप एक पब्लिक कंपनी है, साफ लिखा है, और आपके यहां 245 मेंबर्स हैं, हो सकते हैं क्योंकि आपकी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। उनकी डिटेल कुछ इस प्रकार से है, राइट। डिटेल में बाद में जाते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है कि क्यों ना हम इस कंपनी को कन्वर्ट कर लें प्राइवेट में। तो देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी पे डील करता है, और ये कहता है मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 200,
लेकिन इस 200 की काउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं किसे, एम्प्लॉइज को। शॉर्ट में लिख रहा हूं, एम्प्लॉइज चाहे आपके पास्ट हैं या प्रेजेंट है, उनको हम कंसिडर नहीं करते। दूसरी बात, सबसेक्शन 68 साफ कहता है भाई अगर ज्वाइंट होल्डर हैं टू बी काउंटेड एज वन, हम उनको काउंट क्या करते हैं, एक। तो हमें प्राइवेट कंपनी में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें इस लिमिट का ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, एडवाइस कीजिए क्या रिडक्शन करनी पड़ेगी नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ये है प्रश्न, क्या रिडक्शन करनी पड़ेगी। तो 245 है तो सीधा सीधा हम कहेंगे करनी पड़ेगी, लेकिन ये गलती मत कीजिए, जो सब सेक्शन 68 में है वो देखिए क्या वो अप्लाई हुआ या नहीं। तो ये 190 नंबर 190 मेंबर्स हैं, डायरेक्टर उनके रिश्तेदार, ठीक है जी। एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज, देखिए इसे हम एक्सक्लूड करेंगे। अदर्स 20 हैं, ऑब्वियसली इंक्लूड करेंगे, लेकिन क्या लिखा है इसमें से 10 ज्वाइंट होल्डर्स हैं, तो दैट मीन्स इस 20 को 20 नहीं काउंट करना चाहिए, इसमें से 10 माइनस कर देने चाहिए, क्योंकि साफ लिखा है ये ज्वाइंट होल्डर्स 2 हैं, पिताजी एंड बेटा। तो दैट मीन्स 190 और यहां से निकले 10, टोटल हुए 200। तो हम क्या कहेंगे, क्या रिडक्शन करनी पड़ेगी। तो जवाब क्या आ गया, नॉट नेसेसरी। तो और लॉ क्या आ गया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 कोट कीजिए, यही आपने किया होगा होप सो, और ये कंक्लूजन है। अगला सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर। तो आपसे पूछा गया है रूल्स किस चीज के, ऑक्शन सेल के। तो ऑक्शन सेल ऑफ गुड्स में आप कहां पढ़ के आते हैं, सेक्शन नंबर 64 में। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा, फिर भी थोड़ा सा कहें हम तो यूं कह लीजिए, गुड्स हम पुट करते हैं लॉट्स में, और सेल को कंप्लीट होने के लिए, कंप्लीशन ऑफ सेल एक कस्टमरी मेथड होता है कि हैमर कहें या 1 2 3 कहें या गोइंग गोन कहें, और हम पक्का एक रिजर्व प्राइस फिक्स करते हैं, क्योंकि देखिए 4 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 4 पॉइंट तो होने चाहिए। देन अगर प्रीटेंडेड बिडिंग करी है सेलर ने अपनी तरफ से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन नॉकआउट एग्रीमेंट्स, ये आपस में बिडर्स कर सकते हैं। तो इस तरह से 36 बातें आप लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि कितने नंबर का है, 7 नंबर का है। तो हमें कई बार ये जरूर देखना पड़ता है कि इस क्वेश्चन का कंटेंट बहुत है, तो कितने नंबर का है। तो यहां पे आप पक्का इसे कंसिडर करें कि 7 नंबर का क्वेश्चन है, और आपसे पूछा गया है कि भाई पहले तो एक्सेप्टेंस को डिफाइन करें। तो डिफाइन करने के लिए सेक्शन कौन सा आता है, 2 सबसेक्शन बी। तो सेक्शन 2B में इसकी डेफिनेशन दीजिए, और फिर क्या पूछे, 2B में से इसके रूल्स पूछ लिए गए हैं। तो सेक्शन 2B में से जब आप पॉइंट निकालते हैं तो सबसे बड़ा पॉइंट निकलता है आपका कि भाई एक्सेप्टेंस के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। और कम्युनिकेशन पे देखिए 2 सेक्शन आ जाते हैं, 3 और 4। 3 आता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे, 4 आता है कंप्लीशन पे। तो भाई कम्युनिकेशन क्या है, इसी से पॉइंट निकलते हैं कि मस्ट है। देन है कम्युनिकेशन कौन करेगा, स्वाभाविक है बाय एक्सेप्टर या उसका ऑथराइज्ड एजेंट करेगा। किसको करेगा, टू ऑफरर या उसके ऑथराइज्ड एजेंट को। तो इस तरह से कम्युनिकेशन के ऊपर ये 3 पॉइंट ऐसे निकले। फिर क्या कम्युनिकेशन, क्या साइलेंस से काम नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन चाहिए। लेकिन यहां पे आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 8, ये कोट कीजिए। और सेक्शन 8 क्या कहता है, यस एक साइलेंस वे में कम्युनिकेशन हो सकता है, या सेक्शन 8 में हम ये कहते हैं कि एक्सेप्टेंस हुई है बाय फुलफिलिंग कंडीशंस, या यूं भी कह देते हैं हम इसे इंप्लाइड कंडीशंस, जिसके ऊपर कार्लियर वर्सेस कार्बोली का केस आता है। देन आप रूल्स में क्या पढ़ते हैं, आप रूल्स में कोट कर सकते हैं सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 7 कई पॉइंट क्रिएट करता है कि एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट, कि आप कोई कंडीशन नहीं डाल सकते हैं। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, एक प्रिस्क्राइब्ड मोड से होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, जो भी प्रिस्क्राइब टाइम है उसके अंदर होनी चाहिए। और लास्ट में आप एक सेक्शन 9 भी कोट करके पॉइंट बना सकते हैं, जो डील करता है किस पे, एक्सप्रेस और इंप्लाइड के ऊपर। तो इस तरह से कई हम रूल्स बना सकते हैं। तो इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया है, बताइए क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे जिनमें एलएलपी और उसका पार्टनर मे फेस अनलिमिटेड
लायबिलिटी। तो मैं कहूँगा सीधा सीधा क्वेश्चन था ये सेक्शन 30 के ऊपर, जो दोनों पे डील करता है कि एलएलपी की भी और उनके पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है अगर आपकी मंशा क्या है, फ्रॉड वाली है। तो स्ट्रेट वे सेक्शन 30 में बहुत बड़ा कंटेंट है, आप लिख सकते हैं इस पे। देन पार्टनरशिप आपसे पूछा गया है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो ऑब्वियसली सिंपल सा मीनिंग है, और देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब भी क्या हो गया, ऑब्वियसली फॉर अ पर्टिकुलर टास्क कह लीजिए, वेंचर कह लीजिए, एक ऑब्जेक्ट कह लीजिए। तो जैसे ही वो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अचीव हो जाएगा, दिस पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। इसके बाद पूछा गया है, ऑप्शन दी गई है, देखिए यहाँ पे आपको चॉइस मिलती है नॉमिनल पार्टनर से रिलेटेड। तो पूछा गया है और ये पूछा गया उसकी लायबिलिटीज क्या होंगी। तो नॉमिनल पार्टनर के ऊपर हम कह सकते हैं भैया ये सिर्फ अपना एक पॉइंट, सिर्फ अपना नाम ही देता है। नंबर 2, इसको प्रॉफिट्स का राइट नहीं होता है। नंबर 3, ऑब्वियसली अगर ये रिटायर होगा तो रिटायरमेंट पे पक्का पब्लिक नोटिस आपको देना पड़ेगा। एंड नंबर 4, क्योंकि लायबिलिटी के ऊपर पूछा गया है तो लायबल एज अदर पार्टनर्स, जिसके ऊपर कोट करना चाहें तो आप सेक्शन 25 भी कोट कर सकते हैं कि इसकी लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल रहेगी बाकी पार्टनर्स के साथ में, जैसे उनकी लायबिलिटी होती है। तो अगला प्रश्न है, बिजनेस कैरी कर रहे हैं बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये एक स्टेटमेंट दे दी, कहता है स्टेटमेंट को डिस्कस करें। 4 नंबर का प्रश्न है। तो स्ट्रेट वे देखिए सेक्शन 6 वन ऑफ द टॉप सेक्शन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, जो डील करता है टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। और वो टेस्ट क्या है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, या जिसे आप क्या कहते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। तो ये वन ऑफ द हॉट कह लीजिए सेक्शन है, तो सबको ये आता होगा नो डाउट। इस सेक्शन में कुछ एक एक्सप्लेनेशन है, वो भी आप कोट कर सकते हैं कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, तो अच्छा कंटेंट वहां से निकल आता है। इसके बाद देखिए अगेन हमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहां नजर आ रही है, और ये है एक प्रपोजल दिया है बी ने, किसको दिया है, एस को दिया है, पोस्ट से दिया है, ठीक है जी। और वो अपना घर बेचना चाहता है 10 लाख का, और ये लेटर डाली है उसने 10 अप्रैल को, और ये लेटर पहुंची 12 अप्रैल को। लेकिन हम सारे जानते हैं अंडर सेक्शन 4 कि कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, कम्युनिकेशन किसका, ऑफर का, तो वो कंप्लीट होना चाहिए। और ये कंप्लीट कब होता है, when comes to the knowledge of the person to whom it is made। तो हमें ये याद रखना है इस क्वेश्चन में कि भैया नॉलेज। तो यहां पे देखिए चिट्ठी माना पहुंची 12 तारीख को, लेकिन अगले ने कब पढ़ी, 13 को। तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, 13 तारीख को। एक तरह से ऑफर अगले को पता चली, उसने एक्सेप्टेंस किया, लेटर से ही किया। 16 अप्रैल को उसने लेटर भेजी, लेकिन अगले को कब मिलती है, 20 अप्रैल को। लेकिन यहां पे आपको आना चाहिए सेक्शन नंबर 5, और 5 क्या कहता है, रेवोकेशन, कैंसलेशन। तो एक एक्सेप्टेंस कैंसिल हो सकती है बिफोर इट रीचेस, कि एक्सेप्टेंस पहुंचती किसके पास, टू ऑफरर। तो देखिए माना आपने 16 को ये लेटर भेजी, और ये लेटर कब पहुंची, 20 तारीख को, और 17 अप्रैल को, उससे पहले आगे वर्ड बिफोर, आपने टेलीग्राम से इसको कैंसिल कर दिया, और ये टेलीग्राम देखिए पहले पहुंच गया। तो ये रेवोकेशन हो गई सेक्शन नंबर 5 के मुताबिक। तो इसका मतलब पहला प्रश्न आपसे पूछा गया ये पार्ट में, कौन सी डेट को ऑफर कंप्लीट होगा। तो जवाब मैंने पहले ही लिख दिया था, तो नेचुरल है यहां आंसर क्या आ गया, जिस दिन अगले ने पढ़ा 13 अप्रैल को। दूसरी बात, वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जैसे एज आई सेड कि सेक्शन 5 में उसका क्या हो गया, रेवोकेशन हो गया, कैंसलेशन।
कहता व्हाट वुड बी द वैलिडिटी एक्सेप्टेंस की अगर लेटर रेवोकेशन का और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों साथ में पहुंचता, क्योंकि ऊपर लिखा था रेवोकेशन पहुंचा 19 को और एक्सेप्टेंस पहुंचा 20 को, अगर दोनों साथ में पहुंचते तो हम क्या आंसर देते? तो हम ये कहते विच वन इज रेड फर्स्ट, कि दोनों में से जो पहले पढ़ा गया। अगर एक्सेप्टेंस पढ़ ली तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रेवोकेशन पढ़ ली तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से जवाब दीजिए, या आप साथ में ये भी जवाब दे सकते हैं कि जनरली कोई भी इंसान टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम से रेवोकेशन गई है, पहले पढ़ेगा, तो उसके हिसाब से भी आप अपना आंसर कोट करके आ सकते हैं, क्योंकि यहां कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इस तरह से नहीं है। इसके बाद एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, स्टेट विद डिफरेंसेस पूछ लिए गए हैं कंडीशन एंड वारंटी के। तो कंडीशन बेटा आप पढ़ते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में, वारंटी पढ़ते हैं सबसेक्शन 3 में। ऑब्वियसली एक तो यही पॉइंट हो गया। दूसरा अगला क्या है, कंडीशन प्राइमरी है वो सेकेंडरी है, और इट गोज टू द रूट वो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। देन आप कहेंगे कि भाई कंडीशन का डिफॉल्ट होता तो आप रिसाइन कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और वारंटी का होता तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो ये सबसे हॉट क्वेश्चन है इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, तो डेफिनेटली आपको ये सारा आता ही होगा। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें एक पार्ट और अच्छा आ गया, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो नेचुरल है 3-3 नंबर में 2 पार्ट स्प्लिट कर लें आप। तो अगला पूछा है कि अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम कब मान सकते हैं ब्रीच ऑफ वारंटी। तो यहां पे डील करता है सेक्शन नंबर 13, जिसके अंदर आप बनाना चाहें तो 3 या 4 पॉइंट बना सकते हैं, जैसे कि बायर ने जो कंडीशन थी वो क्या कर दी, वेव कर दी, या जो कॉन्ट्रैक्ट है नॉट सेवरेबल वो अलग नहीं किया जा सकता, और यहां पे क्या हुआ, बायर ने एक्सेप्ट कर लिया। तीसरा, हमें एक्सक्यूज मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, और ये एक्सक्यूज दिया है चाहे लॉ की वजह से, चेंज ऑफ लॉ, या आप कह सकते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये एक अच्छा पार्ट था, यूं कह लीजिए। देन बी पॉइंट अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और ये पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर है। आप 3 पार्टनर्स हैं, MNP। होता क्या है, आपने फर्म ने ऑर्डर दिया है एक कंपनी को फर्नीचर सप्लाई का, लेकिन P का हो गया जी डेथ, M&N ने बिजनेस कंटिन्यू रखा। देखिए, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो सेक्शन 42 में आप जानते हैं कि हम डिसॉल्व कर सकते हैं, कि ये एक वन ऑफ द ग्राउंड हो सकता है ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट की फर्म डिसॉल्व हो जाए, बट यहां कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी बनाया जा सकता है। मतलब 42 भी थोड़ा कोट कर सकते थे हम इस क्वेश्चन के अंदर। दूसरी बात, तो वो 2 पार्टनर जो जिंदा हैं उन्होंने बिजनेस कंटिन्यू रखा, और फर्म ने कोई नोटिस भी नहीं दिया है पी की डेथ का, ना तो पब्लिक को ना ही किसी और व्यक्ति को। अब होता क्या है, फर्नीचर डिलीवर हो जाता है उसकी मौत के बाद, लेकिन उसकी मौत का पता था, दैट मीन्स उस कंपनी को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये लिखा है साफ। आफ्टरवर्ड्स फर्म होगी जी इंसॉल्वेंट, और उन्होंने कंपनी को फर्नीचर के पैसे नहीं दिए। प्रश्न ये है, क्या पी की प्राइवेट एस्टेट जो पार्टनर की डेथ होगी है, क्या वो लायबल होगी? तो देखिए सीधा सीधा यहां पे आंसर किस सेक्शन में आता है, नो, एज पर सेक्शन 35 कि मौत के बाद डिजीज्ड पार्टनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती, चाहे फर्म आपने कंटिन्यू करी या नहीं करी, और मौत पे कोई पब्लिक नोटिस भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि मौत इटसेल्फ इज अ पब्लिक नोटिस। साथ में देखिए थोड़ा सा पॉइंट सेक्शन 45 का भी कोट किया जा सकता था इससे रिलेटेड, लेकिन मेन देखिए अगर आंसर कहें तो सीधा 35 के ऊपर। देन सेकंड पार्ट है, क्या कोई डिफरेंस होगा इससे कि जब कंपनी ने फर्नीचर सप्लाई किया फर्म को, वो ये बिलीव करते हुए किया है कि तीनों के तीनों जिंदा हैं? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नो इट डज नॉट। रीजन क्या है, जैसे मैंने बताया, एज डेथ इटसेल्फ इज अ डेथ खुद ब खुद क्या है, पब्लिक नोटिस है, तो डेट मीन्स यही मान के चला जाता है कि अगले को इस चीज का पता है, तो कोई एक्सक्यूज आपको नहीं मिलेगा। देन आगे जी हम अगले क्वेश्चन पे, तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि मिस्टर टी एक रिटेल ट्रेडर है,
पंखे बेचते हैं, कई प्रकार के बेचते हैं। एम उनके पास आता है और वो एग्जॉस्ट फैन मांग रहा है किचन के लिए। देखिए क्लियरली बताया, अगले ने एग्जॉस्ट फैन मांगा है। मिस्टर टी ने उन्हें कई ब्रांड दिखाए, मिस्टर एम ने एक पर्टिकुलर ब्रांड अप्रूव कर दिया है, अब पैसे दे दिए। फैन हो गए जी डिलीवर उसके घर पे, लेकिन जब डिब्बा खोला तो पता चला ये तो टेबल फैन है, अब किचन में तो एग्जॉस्ट लगेगा। अब टी ने कहा, उसने टी को बताया भाई साहब आपने गलत पंखा दे दिया है, लेकिन टी ने मना कर दिया एक्सचेंज करने से कि भाई मेरी तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, मैंने सामान डिलीवर कर दिया। आपसे पूछा क्या गया है, क्या टी मना करने के लिए, एक्सचेंज के लिए, क्या वो यहां पे सही है या नहीं? देखिए अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा के सही। आप पढ़ते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस। क्या जो सामान खरीदा गया है उसके सामान के लिए फिट होगा या नहीं? तो ये तब होता है, एक इंप्लाइड कंडीशन के अंदर हम इसे पढ़ के आते हैं। ये इंप्लाइड कंडीशन तब बनती है अगर हम एज ए बायर सेलर को क्या करें, बता दें इस चीज से रिलेटेड, और उसके ऊपर क्या करें, रिलाय करें, तो देखिए इंप्लाइड कंडीशन बनती है, हम यही पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज और है, वो ये है, इफ अगर हम परचेज करें अंडर किसी पर्टिकुलर ब्रांड ट्रेड नेम में, कोई एक ब्रांड या ट्रेड नाम से कोई प्रोडक्ट खरीदें, तो यहां पे नो इंप्लाइड कंडीशन, कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं है। अगर हम इतना देखें तो हम कहेंगे टी राइट है, लेकिन ये सही जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्लियरली बता दिया था एग्जॉस्ट फैन चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, बट एज टाइप ऑफ फैन एक्सप्रेसली स्टेटेड, कि भाई हमारी तरफ से बता दिया गया था कौन सा पंखा हमें चाहिए। तो यहां पे क्या मिस्टर टी राइट होंगे? इज रिफ्यूजिंग? द आंसर इज नो, ही इज नॉट राइट। माना ब्रांड नेम है, लेकिन आप पंखा तो सही दीजिए। दूसरी बात, क्या रेमेडी अवेलेबल है मिस्टर एम को यहां पे? तो देखिए जब कंडीशन का डिफॉल्ट होता है 12(2) में, तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हैं, रिसाइंड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, जिसका मतलब है कैंसिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा गया है इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर। तो इंडोर मैनेजमेंट देखिए, दिस डॉक्ट्रिन इज लेड डाउन इन द केस ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांड। तो मेन केस तो देखिए यही बनता है, और दूसरा आप मीनिंग सारे जानते हैं। इस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है, ये डॉक्ट्रिन क्या देता है, प्रोटेक्शन टू आउटसाइडर्स, कि एज फार एज इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ कंपनी आर कंसर्न, इट इज प्रिज्यूम्ड एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड रेगुलर। वाई? बिकॉज नो वन कैन पीप इन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपसे पूछे गए हैं सर्कमस्टांसेस जहां आउटसाइडर को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये एक्सेप्शन कह लीजिए। तो 4 पॉइंट है, चारों के चारों केस स्टडी बेस्ड है। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, अगर इरेगुलरिटी का आपको पहले से ही पता है, तो होवर्ड पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग का केस है, या सस्पिशन आपको डाउट है इरेगुलरिटी का, या नॉलेज, या आपको जो एक्ट है वो आउटसाइड अपैरेंट अथॉरिटी है, जिसके ऊपर इन दोनों पॉइंट पे आप केस पढ़ते हैं, आनंद बिहारी लॉल वर्सेस दिनशा एंड कंपनी। एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्जरी, फोर्जरी के ऊपर। तो फोर्जरी के ऊपर ग्रेट फिंचाल वाला आपका इंपॉर्टेंट केस आ जाता है। तो हर पॉइंट के ऊपर आपके पास केसेस भी हैं, तो आप लिख सकते थे, वरना सीधे सीधे ये पॉइंट है। और फोर्जरी तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि रुबेन वर्सेस ग्रेट फिंचाल कंसोलिडेटेड कंपनी का केस कह लीजिए। तो अगला प्रश्न ये है कि जनरल रूल ये है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम सेक्शन 25 में पढ़ते हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। तो ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन आपसे पूछे गए हैं कब एक एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वैलिड हो सकता है। तो ऑब्वियसली सेक्शन 25 की क्या पूछी गई है, एक्सेप्शंस। सेक्शन 25 में 4 एक्सेप्शन आती हैं, सब सेक्शन 1, 2, 3 और एक एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो सब सेक्शन 1 के अंदर आपकी आती है कि अगर एग्रीमेंट बेस्ड है किसके ऊपर, लव एंड अफेक्शन के ऊपर, या आपका प्रॉमिस है टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज रेंडर्ड। और सब सेक्शन 3 में क्या आता है,
प्रॉमिस टू पे फॉर टाइम बार्ड डेट, और एक्सप्लेनेशन में क्या आता है, गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट। तो ये आप एक्सेप्शंस कोट कर सकते थे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ एक और सेक्शन है जहां से आप एक्सेप्शन ले सकते थे, जैसे सेक्शन 63, 127, 148, 185, ये 4 एक्सेप्शन आप और कोट कर सकते थे। 63 आप पढ़ के आते हैं रिमिशन में, 127 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, 148 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, 185 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसके अलावा भी एक चैरिटी के ऊपर केस आ जाता है, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का, वो एक पॉइंट और क्रिएट किया जा सकता था। बाकी इतने पॉइंट बहुत ज्यादा हैं क्योंकि 5 नंबर का ही प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछी गई है लायबिलिटी किसकी, पार्टनर की फॉर द एक्ट ऑफ फर्म, कि फर्म ने कोई एक्ट किया आपकी लायबिलिटी, या लायबिलिटी फर्म की अगर एक्ट किया है पार्टनर ने टुवर्ड्स व्हाट, थर्ड पार्टी। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आई विल से, तो देखिए जहां तक अगर सवाल है पार्टनर की लायबिलिटी का फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म और दूसरी तरफ आ गया फर्म की लायबिलिटी, तो स्ट्रेट वे आप सेक्शन कोड कर सकते हैं इसके ऊपर 25, और यहां आप 26 एंड 27 कोड कर सकते थे, क्योंकि पार्टनर की लायबिलिटी है जो भी फर्म ने कार्य किए हैं, और आपकी लायबिलिटी क्या रहती है, जॉइंट एंड सेवरल, जिसका मतलब आप अकेले भी हैं लायबल और मिलके भी लायबल हैं बाकी पार्टनर्स के साथ, क्योंकि कोई भी क्या किए हों, चाहे एक्ट्स हों या ओमिशंस हों बाय अदर पार्टनर्स, तो उन सब के लिए आप लायबल हैं, क्योंकि आप सबकी लायबिलिटी फर्म में क्या होती है, पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, और फर्म लायबल है पार्टनर्स के एक्ट के लिए। और सेक्शन 26 कहता है जो भी पार्टनर ने क्या किए हैं, रॉन्गफुल, कोई भी गलत, सेम वही चीज एक्ट या ओमिशन किए हैं पार्टनर की तरफ से रहा है। नंबर 2, या पार्टनर ने क्या है, मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कि अगर किसी थर्ड पार्टी से पैसे मिले हैं उसको मिस अप्लाई किया तो थर्ड पार्टी की लायबिलिटी खत्म, या थर्ड पार्टी की तरफ आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया तो वो फर्म को स्यू कर सकती है। आगे एक अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप एक पब्लिक कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल बताई गई है, 6 लाख इक्विटी शेयर 100 का है, 6 लाख है, नंबर पकड़ लीजिए यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का, राइट, जिसमें से 2 लाख इक्विटी शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 20 स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो ये नंबर ऑफ शेयर्स विद गवर्नमेंट हो जाते हैं मिला के 3,20,000। आपसे ये पूछा गया है कंपनीज एक्ट के हिसाब से बताइए क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है, यस है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी की आप डेफिनेशन पढ़ते हैं सब सेक्शन 45 सेक्शन 2 के अंदर, कि गवर्नमेंट कंपनी वो है जिसकी कम से कम 51% पेड अप कैपिटल विद क्या है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कोई भी हो, सेंट्रल स्टेट कोई भी कॉम्बिनेशन हो, तो यहां पे जब आप परसेंटेज निकालेंगे 3,20,000 शेयर दोनों के मिला के अपॉन 6 लाख इंटू 100, तो आप पाएंगे यस दे आर मोर देन व्हाट, मोर देन इक्वल टू 51%, रादर परसेंटेज आप यहां पे कंप्लीट कर निकाल के दीजिए। तो इसलिए मैं हमेशा लॉ के पेपर में कहता हूं इवन कैलकुलेटर लेके जाइए, एग्जैक्ट परसेंटेज निकाल आइए, राइट। तो ये थी बेटा इस पेपर की लॉ की, जस्ट लॉ तक ये मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कशन किया है, सेक्शन नंबर ए। तो आई होप सो आपने जो पेपर दिया कोई डाउट रहा होगा तो इससे आपको क्लैरिटी हो गई होगी, या जिन बच्चों ने भविष्य में पेपर देना है तो वो सीख जाएंगे, और स्पेशली जो मुझसे पढ़े हैं उनको ये आइडिया हो जाएगा कि यस सर ने एक एक पॉइंट ये इस तरह से एक एक सेक्शन एक एक चीज लिखवा रखी है। यू कैन चेक इन योर कॉपी बिकॉज एवरीथिंग बाय वे ऑफ हैंड रिटन आई हैव डन विद यू। सो ऑन दिस नोट गुड लक टू योर फ्यूचर पेपर्स जो बच्चों के रह गए हैं। गॉड ब्लेस।